मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes. Yes. गाइस थोड़ी बहुत कफ है मुझे, तो अगर बीच में थोड़ा खांस दूं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। भाई It's मास्क लगा ले। okay. अरे नहीं नहीं, अभी कोरोना तो नहीं है मुझे, डोंट वरी। ये तो कौन सा फोन के थ्रू आ जाएगा? किसने बोला मास्क लगाने को? नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट जोकिंग। Just a sarcastic one, nothing else. इस क्लाइमेट में सबका ऐसा ही हाल हो रहा है। It's okay. तो पहले एक थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, कल मैंने क्या क्या किया। तो प्लानिंग प्लानिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्री प्लानिंग करना, एक किसी चीज के ऊपर फोकस करना और उसके बारे में सोचना और उसे समझ के एक एक ऐसा बोल सकते हैं बेस तैयार करना, चीज कर हम किस चीज करने वाले हैं उसका। अब जैसे कि बिजनेस में प्लानिंग का क्या रोल होता है, तो हम बिजनेस करने से पहले प्लानिंग करते हैं कि हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, हम उसे कैसे चलाएंगे, हम उस बिजनेस के फंक्शंस को कैसे कैरी ऑन करेंगे, हम बिजनेस में लॉसेस कैसे मीट करेंगे, हम प्रॉफिट्स कैसे कमाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब प्लानिंग के थ्रू हमें मिलते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कैसे हम हैंडल करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कल कहा था, बिजनेस का दूसरा नाम ही है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पूरा बिजनेस हम मैनेज करेंगे और कैसे चलाएंगे। तो यही सब मैंने प्लानिंग में कहा था। तो कल हमने देखा इंट्रोडक्शन में, फिर डेफिनेशन, यही सब इंट्रोडक्शन में है, प्लानिंग का कैसे करते हैं, क्यों करते हैं वगैरह। और फिर डेफिनेशन में व्हाट नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड, व्हाट व्हेन इज द डेडलाइन। ये कुछ डेफिनेशन के एनालिसिस है प्लानिंग के, कि हमें क्या अकम्प्लिश करना है, व्हाट नीड्स टू बी अकम्प्लिश, क्या डेडलाइन है, किस वक्त पे या किस वक्त तक वो अकम्प्लिश होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाउ विल इट बी डन, एंड हाउ मच टाइम एनर्जी एंड रिसोर्सेस विल रिक्वायर। तो ये सारी चीजों का जवाब हमें मिलेगा थ्रू प्लानिंग। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को हमने जाना। Sorry to interrupt. या यस Yeah, Vishwa, this is Shobit. I'm really sorry, guys, to interrupt. This is actually my first session with you guys. I haven't attended any classes till now, so I just want to know which subjects we are talking about, as well as where we are right now, so that I can have that background. या yes sir. Yeah, So if we possible. are so we are currently studying principles and practices of management. It's unit 6 planning. और अगर आपको बाकी के सेशंस का देखना है, यूनिट 5, यूनिट 4, 3, 2, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी, इनफैक्ट मतलब प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट के अलावा भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब की एक चैनल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। उसकी लिंक ग्रुप में आ जाएगी, अगर आप देख सकते हैं तो ग्रुप में आ जाएगी। मानसी या फिर कोई भी, मैं या फिर ये लेक्चर के बाद आपको सेंड कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। कल Yeah. आपने ऑर्गेनाइजेशन, हेलो, हाँ हाँ। हाँ कल जी. आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्यों पढ़ाए थे बाकी? नहीं नहीं, मैं मतलब कोई पीपीएम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। दैट इज माय सब्जेक्ट। वो पता है, क्योंकि पूनम दी ने जो बनाई थी ना कल की लिंक, मैंने उसमें चेक करी थी, नॉट अ प्रॉब्लम, वो उसमें तो लिखा था। नहीं नहीं, उसमें तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्चुअली यूनिट 5 था, लेकिन वो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है मेरे ख्याल से। और वो उसमें यूनिट 1 जो हमारा सब्जेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट 5 है वो। ये देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए यूनिट 5 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें भी वही है, इसमें यूनिट 1 जैसा ही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट का। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्किप कर दूं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया है और अब इसे बार बार मैं करूंगा तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा हमें। सो इसलिए मैंने सोचा इसे स्किप करके मैं आगे प्लानिंग पे आता हूँ। तो अभी कल मैंने प्लानिंग का ऑलमोस्ट 6.7 तक मैंने कवर किया था। तो अभी मैं 6.8, 9 और 10 आज करवाऊंगा। तो अभी यहाँ पे प्लानिंग तक किसी को कुछ ऐसा समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी। कल अगर किसी को कुछ ना पूछ पाए हो कुछ कल जो हेल्प की आपने वजह से। बताए थे ना एक बार, हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो भैया, कल जो बताया था एक बार शॉर्ट में बता दो ना, कल मैं नहीं हाँ मैं समझ वही पाई, बता रहा हूँ बोल प्लानिंग का, जस्ट अभी बता ही रहा था।
प्लानिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमें एक बैकग्राउंड मिल सके, एक समझ मिल सके कि आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे और कैसे हम उस चीज को चलाएंगे। तो प्राइमरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो बाकी के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे जो बाकी के जो फंक्शंस है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग ही अच्छा हमारा नहीं है। ये मतलब प्लानिंग इज टाइप ऑफ अ मैनेजरियल बेस ऑफ ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस। ये एक बेस है उस सारे दूसरे फंक्शंस का। अगर प्लानिंग अच्छे से होगा तो बाकी के फंक्शंस अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग अटमोस्ट लेवल का है, बेस्ट लेवल का है। लेकिन अगर प्लानिंग ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी के मैनेजरियल फंक्शंस का उतना हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम उसका आउटकम हमें मिलेगा। सो प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। कोई भी कंपनी का ग्रोथ अगर हमें करना है तो वो भी प्लानिंग के थ्रू ही होगा। ऐसा नहीं कि मुझे कल प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं ऐसे ही बढ़ा दूंगा, नहीं, मुझे प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, हर एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, प्रोसीजर एक होता है फॉर्मल प्रोसीजर, वो सब देखना पड़ेगा। मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, मीटिंग्स रखनी पड़ेंगी मुझे, इनकेस अगर मुझे डिस्कस करना है कंपनी के साथ, तो मुझे ये सब अच्छे से देखना पड़ेगा और प्लान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना बिना प्लानिंग के आगे बढ़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े थोड़े दिन या फिर कुछ समय तक हम अच्छे से आगे बढ़े लेकिन फिर वहीं रुक जाए। ऐसा भी हुआ है कि प्लानिंग के बिना बिजनेस रुक गए हैं या तो फिर बंद ही हो गए, इट्स हैपेंस, क्योंकि प्लानिंग उनका प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन जिनका भी प्लानिंग प्रॉपर होगा, उन्होंने पहले से प्री प्लान करके रखा होगा, तो वो हर मुश्किल के लिए तैयार होंगे। जैसे कि मैंने कल कहा था, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ही दूसरा नाम है बिजनेस का। तो उस रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी कम करने के लिए और बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए प्लानिंग हमें चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले सकता हूँ, कोई भी एक फार्मर है, उसने मान लीजिए सोच के रखा था कि मैं फसल उगाऊंगा और बेचूंगा और अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन उसने ये भी फ्यूचर का भी सोच के रखा था कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना गिरे किसी साल, तो मैं क्या करूंगा तब, क्योंकि तब तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं मेरी फैमिली को क्या खिलाऊंगा। तो उसने बैकअप के तौर पे थोड़े से बीज अपने फैमिली के लिए बचा के रखे थे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। उसने पहले से प्लान करके रखा था कि मैं थोड़े बीज बेचूंगा और थोड़े बीज अपने फैमिली के लिए रखूंगा, तो उस साल मैं सस्टेन तो कर सकूं कम से कम। जैसे कि सेविंग्स, हम सेव क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सोचा था कि आगे चल के हमें कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो हम सेविंग्स में से निकालेंगे वो। तो इसीलिए प्लानिंग इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर पर्सनल। तो यहाँ तक मैंने देखा व्हाट नीड्स टू बी अकम्प्लिश। प्लानिंग में क्या क्या होता है? ओके, प्लानिंग में हम ये सब डिस्कस करते हैं बिजनेस के रिलेटेड। अगर हम देखें तो व्हाट नीड्स टू बी अकम्प्लिश, कौन से गोल हमें अकम्प्लिश करने हैं, व्हाट इज द डेडलाइन, कब तक हमें उसे वो गोल्स अचीव करने हैं, व्हेन विल इट बी डन, देन वेयर विल दिस बी डन, कहाँ पे होगा ये, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन इसके लिए जिम्मेदारी लेगा, और हाउ विल इट बी डन, कैसे होगा ये, और कितने टाइम, एनर्जी और रिसोर्स हमें चाहिए इस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम प्लान कर सकते हैं। और फिर ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हमें बताता है कि प्लानिंग कितना करना है। अभी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे उतने बड़े बड़े प्लान्स, एकदम बोलते हैं ना वेल एडवांस डेवलप्ड प्लान्स की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई एक छोटा सा अच्छा सा, मतलब बोलते हैं ना सस्ता, थोड़ा बहुत टिकाऊ प्लान होगा उनके लिए, तो वो चल जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो उतनी बड़ी कंपनी उनकी नहीं है। दैट्स इट्स नॉट लाइक अ बिग स्केल इंडस्ट्री, इट्स जस्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अगर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा भी होता है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो वहां पे एडवांस वेल डेवलप्ड प्लान्स, ये सब ऐसे सब चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ज्यादातर लोग इस पे डिपेंड होंगे, हम भी इस पे डिपेंड होंगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, कंपनी चलाना। तो ये सब के लिए प्लानिंग हमें हेल्प आउट करता है। फिर पीपल, तो हाउ मेनी पीपल इट रिक्वायर्स, कितना टाइम, हमें कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कितने लोग इन द सेंस की व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ मच, लाइक हाउ टाइप ऑफ पीपल, मतलब कैसे लोग हमें चाहिए, मतलब मार्केटिंग में चाहिए, सेल्स में चाहिए, या फिर प्रोडक्शन, या फिर कोई भी मतलब डिपार्टमेंट, फाइनेंस वगैरह, बजटिंग। तो ये सब डिपार्टमेंट्स कितने ऐसे कैसे स्पेशलाइजेशन के लोग चाहिए, वो भी यहाँ पे प्लानिंग से पता चलता है। फिर इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में भी पता चलता है कि कौन कि मतलब कौन ऐसा कोई आदमी या औरत है जो अच्छे से प्लान कर सकता है, एक इफेक्टिव लीडरशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर खुद भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और कंपनी को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, जिससे कंपनी का फायदा हो और एम्प्लॉयज का भी फायदा हो।
फिर है जस्ट अ सेक, टू एनालाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल्स। तो इसमें हम ले सकते हैं कि कंट्रोल मतलब देखिए प्लानिंग हमने किया तो है, लेकिन उस पर कितना अमल हुआ, टू एनालाइज द स्टैंडर्ड्स फॉर इट। तो कभी कभार स्टैंडर्ड्स और कोड्स, एथिक्स, पॉलिसीज वगैरह ये सब सेटअप करने में भी मदद करते हैं, और इनको इन्हीं से कंट्रोल आता है हमारे प्लानिंग में। क्योंकि हम सोचें कि हम प्लान करेंगे कि जैसे कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड्स, एथिक्स, स्टैंडर्ड सेटअप किए हमारे बिजनेस में, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी एक कंट्रोल होना चाहिए कंपनी में। तो इसके लिए भी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। और यही सब चीजें कल मैंने पढ़ाई थी, आप चाहे तो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर में भैया रिपोर्ट दे सुनो दूंगा। तो, अभी आपने हेलो हाँ हाँ। हेलो अभी आपने बोले थे ना, मतलब वो कितने टाइप्स के जो पीपल चाहिए, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो उसका क्या लिखेंगे आंसर? वो अगर देख कोई लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं अभी इसके बाद मैं सोच रहा था सेल्फ असेसमेंट भी करवा लूँ, ये वाले 10 ही क्वेश्चन है तो हो जाएंगे फटाफट। तो उसमें क्वेश्चन बनता है कि कितने टाइप के पीपल चाहिए, वो बाद में, किसी मतलब चीज ये के यूनिट बारे खत्म हो फिर। तो इसमें यही सब है। और फिर प्लानिंग अ मैनेजरियल एक्टिविटी, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि बाकी सारे मैनेजरियल फंक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो बाकी के सारे फंक्शंस काम नहीं होंगे। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है, प्लानिंग इज द बेसिक एंड इनिशियल एक्टिविटी अमंग ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस। ये सबसे बेसिक है और सबसे पहला एक्टिविटी है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ता है, एक आउट व्यू हमारा तैयार करना पड़ता है हमें कि हम कैसे चीज को करेंगे। क्योंकि ऐसे ही हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और चला ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वी नीड समथिंग, सम काइंड ऑफ अ विजन, और ताकि हमें पता चले कि हम कैसे उस विजन को एनालाइज करेंगे और कैसे उस विजन पर काम करेंगे और कैसे उस विजन को अचीव करेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, तो इसमें प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, हम जब प्लान करते हैं तब हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन का पता चलता है, हमें एक रूट मिलता है, हमें एक जैसे बोलते हैं एक मार्ग मिल सकता है कि हम सही मार्ग पे है या नहीं। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही मार्ग पर है या नहीं। फिर सेकंड है अनसर्टेनिटीज। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो फार्मर का एग्जाम्पल, कि उसने सेव करके रखा था ये क्रॉप्स और वगैरह, तो उसने उस साल इसी से सस्टेन किया। तो लेकिन उसने कैसे सस्टेन किया, क्योंकि उसने पहले से सोच के रखा था कि अगर कभी तो भी ऐसा कुछ क्राइसिस या फिर कैसे कुछ अनसर्टेनिटीज आई जहाँ पे मतलब ये अचानक हो गया, ये जैसे कि हम बोल सकते हैं हादसे वगैरह जो होता है वो अनसर्टेनिटीज होती है, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते और वो हम रोक भी नहीं सकते और वो हमें पता भी नहीं चलता। वो जब होता है उसके बाद ही हमें पता चलता है। तो इन अनसर्टेनिटीज को भी रिड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। फिर है कैन चूज ऑल्टरनेट पाथ्स। तो इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जो प्लान सोचते हैं वो काम ना करे, तो उसके जगह हमें दूसरा प्लान भी एक माइंड में रखना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना, प्लान बी, प्लान सी, बैकअप प्लान्स। तो ये इसका यही मतलब है, चूज ऑल्टरनेट प्लान्स। तो बिजनेस में कभी कभार ऐसा होता है, एक वे ना मिला तो दूसरा वे में जाओ, दूसरे नहीं तो तीसरे, चौथे वगैरह, ऐसे प्लान्स बनाते रहो, बैकअप प्लान्स, जिससे कि हम उसमें सस्टेन कर सकें। फिर थॉटफुल डिसीजंस। तो जैसे कि ऊपर मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा फार्मा का, तो ये थॉटफुल डिसीजन उसने लिया। उसने सोचा था कि मैं अगर ये बचाऊंगा तो ये मेरे ही आगे काम आएगा, और उसका ये थॉटफुलनेस उसे बहुत काम आया उस साल जब बारिश नहीं हुई। और उसने वैसे ही अपने, और उसने ये आइडिया लगा कि अपने फैमिली को और अपने आप को भूख से बचाया था। फिर है प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जितना भी प्लानिंग हमने किया है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार प्लान तो हम बना लेते हैं, लेकिन अगर काम ही उस हिसाब से ना हो तो फिर फायदा नहीं है वो प्लान का बनाने का। इट्स लाइक हमारे पास किताब तो है, लेकिन वो किताब में क्या लिखा है वो हमें पढ़ नहीं सकते। तो इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब हमें समझना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मतलब प्लानिंग अगर हम अच्छे से करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट होगा एक दूसरे के साथ, एक बंडल की तरह। प्लानिंग मैनेजेस टू इंटीग्रेट ऑल दिस एक्टिविटीज टू बाइंड देम इन वन बंडल। तो कोऑर्डिनेशन होगा, प्लानिंग होगा, तो अच्छे से हम सारे फंक्शंस को कैरी आउट कर पाएंगे। एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कल, 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी। तो 3 इडियट्स मूवी में जॉय ने जो वो ड्रोन बनाया था, वो ड्रोन आपने देखा होगा। तो उसमें ड्रोन का यूज बहुत था, सिक्योरिटी रीजंस में काम आ सकता है, ट्रैफिक सेंसर्स उसमें काम आ सकते हैं। फिर ऊपर से अगर हमें किसी का फोटो लेना है, किसी को मतलब टारगेट है कोई हमारा पुलिस का या फिर कोई चोर है, तो हम उस पर भी नजर रख सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी एनहेंस होता है, इससे बढ़ती है ये सब चीजें, हम वी गो टुवर्ड्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। फिर
बेस ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन। एज मैंने कहा कि बाकी सारे फंक्शंस जैसे कि मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडर, कम्युनिकेशन, ये सारे प्लानिंग के थ्रू ही हो सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर प्लानिंग अच्छा नहीं होगा तो ये सारी चीजें भी अच्छी नहीं हो पाएगी। और फिर 8th एंड 9th है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को एलोकेट अच्छे से करना है, जिसको जो रिसर्च चाहिए, आई मीन रिसोर्स चाहिए, उसे वो रिसोर्स मिलना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे पता है कि हर एक वर्कर को 5 ग्राम्स ग्रेफाइट मिलना चाहिए ताकि वो एक पेंसिल का लीड बना सके। लेकिन अगर कंपनी उसे सिर्फ 2 ग्राम्स ग्रेफाइट प्रोवाइड करेगी तो फिर वो पेंसिल अच्छे से नहीं बना पाएगा। इट विल बी लाइक अनइफेक्टिव पेंसिल और बहुत जल्दी टूट जाएगी और खत्म भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो 5 ग्राम्स प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो अगर वो अच्छे से रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, जिसको जो इक्वली अमाउंट मिलेगा रिसोर्सेज का, तो वो भी अच्छा होगा। तो वहां पे हमें पता चलेगा कि कौन कितना काम कर रहा है और रिसोर्सेज भी अच्छे से यूज हो पाएंगे और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हमें होना चाहिए। वो भी हमें देखना चाहिए कि मैक्सिमम यूज उसका हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। ये इकोनॉमिकल टर्म है, आपने सुना ही होगा, वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स आर लिमिटेड, मीन्स आर स्केर्स, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इफेक्टिव यूज होना चाहिए हर एक रिसोर्स का। फिर एंटिसिपेट द क्राइसिस एज सेम एज द फार्मर्स एग्जांपल। क्राइसिस क्योंकि मतलब उसके लिए तो ये क्राइसिस ही है ना फार्मर का। मैंने जो एग्जांपल लिया फार्मर का कि उस साल बारिश नहीं हुई तो भूख और फिर उसका फैमिली का मतलब सर्वाइवल, ये क्राइसिस है। लेकिन उसने ये एंटिसिपेट कर लिया था पहले से, उसने अंदाजा लगा लिया था और उसके लिए वो तैयार था। Okay. Yeah, because I don't. जब म्यूट ऑन No, I remember this password. I would like to यस, stick to कुछ that. प्रॉब्लम है? Okay, good. All right, so just a minute. Okay. I will just generate the validation code and let me check. ये म्यूट ऑल कर दिया करो ना। हाँ, कर दिया। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? विजिबल भी है। ओके, विजिबल है। या इट ओके, इज थैंक यू। विजिबल। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि मैं कह रहा था 9 तक इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज और एंटिसिपेट द क्राइसिस। तो इसके बाद है मैनेज टाइम एंड एनर्जी। तो टाइम एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार गई तो वापस नहीं आ पाएगी, भले फिर वो दुनिया का कोई बहुत बड़ा अंबानी या फिर कोई बिल गेट्स या फिर इलॉन मस्क ही क्यों ना हो, उसके लिए टाइम नहीं रुकेगा। इट्स नॉट लाइक कि अमीर के लिए टाइम रुकता है और गरीब के लिए नहीं। टाइम इज इक्वल फॉर एवरीवन। तो प्लानिंग अगर हम अच्छे से करेंगे तो टाइम एनर्जी भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे और इफेक्टिव यूज भी होगा उनका। सब कुछ अच्छा होगा, मतलब एक तीर से 2 से 3 शिकार लाइकवाइज। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी एनहांस होता है इससे कंपटीशन का हमें पता चलता है। जैसे कि हमने कल बात की थी, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ फेयर मीन्स से कंपटीशन करेंगे ताकि उन्हें पता चले उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी कैपेसिटी इससे बढ़ेगी, उनका वर्क मेथड इससे चेंज हो सकता है, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होगा और इससे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे। फिर है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें अगर सभी फैक्टर्स अच्छे से काम करेंगे प्लानिंग के साथ, प्लानिंग अगर अच्छा होगा तो सभी फैक्टर्स अपने आप अच्छे से काम करेंगे और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कंपनी डेवलप होगी तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होगा। तो फिर मैं लेवल्स ऑफ प्लानिंग में मैंने कहा था लास्टली कॉर्पोरेट प्लान्स, डिविजनल प्लान्स और डिपार्टमेंटल प्लान्स। तो इसमें हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो ऊपर के टॉप लेवल मैनेजर्स इनमें होते हैं और ये प्लान्स वो बनाते हैं। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान्स दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। और ये हायरार्कियल बेसिस पे होता है। कॉर्पोरेट प्लान्स ऊपर वाले लोग बनाते हैं, डिविजनल प्लान्स मिडिल लोग, मतलब मिडिल लेवल मैनेजर्स, और डिपार्टमेंटल प्लान्स लोअर लेवल मैनेजर्स। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, फ्रॉम हायरार्की टॉप टू बॉटम। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के जितने भी प्लान्स होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगे वो ऊपर के लोग लेंगे, जो ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। फिर डिविजनल प्लान्स जो होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजर्स लेंगे, जैसे कि एचआर मैनेजर है, फिर फाइनेंस मैनेजर है, या किसी को कुछ कहना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? म्यूट ऑल कर दिया करो। आपका साउंड बीच बीच में कट रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। Excuse me, यस, may I speak?
yes please. Exactly, hierarchy, what does it mean? Because madam also uses it, the word very frequently, but it's not very clear to me. मैम हायरार्कियल आई बेसिस का थिंक मतलब नेट है। कनेक्शन हाँ में यस मैम, मैं वही समझा प्रॉब्लम रहा हो हूँ। रहा मेरा वॉइस ऑडिबल है पहले तो, मेरा वॉइस ऑडिबल है, क्रैक तो नहीं हो रहा ना? Yes, yes, very clear, yes. ओके Yeah, ओके very clear. ओके। सो अब तक मतलब मैंने जो समझा है वो आपको समझ में तो आ गया ना? मतलब अब तक मैं समझा जो Yes, समझा रहा yes, very clear. You're very Yeah. good in presentation, but थैंक यू certain मैम, things थैंक यू। like words, this hierarchy word, हाँ यस it's मैम, not हाँ clear. यस मैम, आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट। तो मैम हायरार्कियल बेसिस का मतलब है कि राजा, मंत्री और प्रजा, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल और मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, अमीर, मिडिल क्लास और गरीब, वैसे कॉर्पोरेट प्लान्स अमीर, डिविजनल प्लान्स मिडिल क्लास और डिपार्टमेंटल क्लास गरीब। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा कह रहा हूँ हायरार्कियल It is बेसिस। like step-wise working. You हाँ mean to say नो मैम, like इट्स that? नॉट लाइक दैट स्टेप वाइज है, लेकिन इसमें ऑर्डर्स हमें मिलते हैं। कॉर्पोरेट प्लान्स में क्या होता है, जो भी मतलब कंपनी का पूरा एनहांस ओवरऑल डिसीजन जो लेना है वो ऊपर के लोग लेंगे, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जितने भी ऊपर के लोग हैं ना, फाउंडर्स वगैरह, ऊपर के लोग जो सबसे ऊपर है कंपनी में बैठे, जो कंपनी पूरी चला रहे हैं, वो कॉर्पोरेट वो प्लान्स, कॉर्पोरेट लेवल। autocratic टाइप का है। हाँ हाँ, ये नो मैम, ऑटोक्रेटिक नहीं। ऑटोक्रेटिक में उसमें ऐसा होगा कि हमें डिसीजन लेने को हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, जो भी डिसीजन लेगा वो ऊपर वाले लेंगे नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, हमारी राय लेंगे, हमारा सजेशन लेंगे, लेकिन ये मैम एक तरह का प्लान है, वो मतलब एग्जीक्यूट करना नहीं करना, दैट इज टोटली डिफरेंट। लेकिन इसमें बात पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्लान की। अब जैसे कि मुझे Vishwa sir, may I? हाँ यस यस प्लीज। Hierarchy is it's like a structure, a disciplined structure. यस यस, In other word, if you want ऊपर से to नीचे तक, summarize in a single line. या मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, एक राजा ऊपर है, बाद में मंत्री है और बाद में प्रजा है। राजा, मंत्री और प्रजा, जो नीचे के ऊपर के ऑर्डर से नीचे तक आना, वैसे जैसे कि एक सेकंड में आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट अ मिनट। मेरा स्क्रीन तो विजिबल है ना? Yes, visible. सर विजिबल Yeah, Yes, yes. ये यूनिट 3 की बात है, मैंने ये यूनिट 3 में पढ़ाया था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन में। तो जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए ना, मैं जरा ये देख ही लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स और वर्कर, ये वही है हायरार्कियल। फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल एंड फ्रॉम मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, 3 levels: top level management, middle level management and then lower level management. Fine. It's like chain of the events. Yeah, like if from top to और bottom. भी मतलब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप ले सकते हैं तो मोबाइल पे, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो। इसमें मैं थोड़ा जूम It is करता there हूँ। in the book, I think. हाँ. या ये यूनिट 3 है, if I'm not wrong, यूनिट 3 Yes. और Yes. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। या यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल डिजाइन। लेके समझाऊं क्या एक विश्वा भैया, इसका एग्जांपल दूं क्या? ये है ना ये इसका जो है एग्जांपल, ये आपने देखो, ये समझाया। डायग्राम दिख रहा है, मतलब फिगर दिख रहा है 3.3। हम्म, तो इसमें जैसे कि आप देख देखो सकते इसका हैं, एक सबसे पहला एग्जांपल मैं कौन देके है? बताती हूँ। चेयरमैन। तो सबसे पहले है चेयरमैन ऑफ द कंपनी, फिर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, फिर उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं: प्रोडक्शन इंजीनियर, फिर डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टिंग ऑफ फाइनेंस और डायरेक्टर ऑफ एचआर डायरेक्टर, फिर उसके अंदर है सुपरवाइजर, फिर उसके नीचे है फोरमैन, आई मीन प्रोडक्शन इंजीनियर में सब पार्ट्स होते रहते हैं एक एक चीज के। तो ये ऊपर के लेवल के जो है चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिस इज ऑल टॉप लेवल मैनेजमेंट। और फिर ये जो उसके नीचे के है, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्शन इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, एचआर डायरेक्टर, ये सब मिडिल लेवल मैनेजर्स है, मिडिल लेवल। और इसके जो नीचे के हैं वो सारे लोअर लेवल मैनेजर्स है। सो आई होप आई एम क्लियर दिस टाइम। हाँ, yes, very clear. Thank you. ये
देखो एग्जांपल में देखिए बताती हूँ, जैसे कि मुकेश अंबानी, ठीक है, वो प्लान करता है कोई भी, जैसे मुकेश अंबानी को पूरा अगर एक प्रोजेक्ट बनाने लगा, ठीक है, अकेले, तो वो कभी हो नहीं पाएगा। तो ये 3 लेवल की मैनेजमेंट है, एक जो लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। ये तीनों डिसाइड, मतलब पहले लोअर लेवल डिसाइड करता है, मिडिल लेवल दोनों मिलके जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसका प्रोजेक्ट बताते हैं, फिर जो आइडिया रहता है वो मुकेश अंबानी को बताते हैं, जब जाके वो होता है। मतलब ये 3 लेवल की मैनेजमेंट के कारण मुकेश अंबानी का जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे बन जाता है। अगर ये ना करे, अगर मुकेश अंबानी अकेले करे तो इससे टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है ये। हाँ, ये भी हम ले सकते हैं। मैं गलत मुझे है। 1-2 मिनट देंगे, मैं आप ये चैट बॉक्स में लिख ही रहा हूँ। हाँ भैया बिल्कुल। चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैंने अभी अभी पोस्ट किया है, यू कैन सी इट। यस यस एब्सोल्युटली, या बिल्कुल संकेत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। डियर एचआर में हूँ यार, 7 साल से वही कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना। आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने यही किया है, मैंने अभी 3 से 4 वीक्स पहले यही पूरा पढ़ा है, इसलिए सो यहाँ तक है। फिर डिविजनल प्लान्स में सभी मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है। वो पूरे देखिए, जैसे कि ऑर्डर आया है ऊपर से, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तीन पार्ट्स इसमें आ जाएंगे, कॉर्पोरेट, डिविजनल और डिपार्टमेंट। अभी ऊपर से ऑर्डर आया है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है और हमें एक नया ब्रांच ओपन करना है। जैसे कि चलिए ये ब्रांच ओपन करना है, तो ये ब्रांच ओपनिंग का जो प्लान है वो ऊपर के लेवल के लोग लेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ वगैरह, ये सब ऊपर के प्लान जो बनाना है ब्रांच खोलने का, वो ऊपर के लोग करेंगे। फिर ब्रांच खोलेंगे कैसे, वो एग्जीक्यूशन करना वो डिविजनल लोग करेंगे। डिविजनल में लेवल मतलब जनरल लेवल मैनेजर्स जो उनके नीचे होते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे वो सब। तो वो उनका डिविजन्स करेंगे कि भाई तू जमीन देख, फिर कोई एक तू पैसा देखेगा, और फिर वहां पे लोग कैसे अपॉइंट करने हैं, तो वो एचआर मैनेजर देखेगा। तो वैसे ही वहां पे पूरा देखेंगे, फिर वहां पे मशीनरी एस्टेब्लिश करनी है या नहीं, वो सब। ये डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये वही है। देखिए ये डायग्राम की तरह ही मैं बताता हूँ। मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना? यस यस। हाँ, तो देखिए चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर तय किया कि हमें हमारी कंपनी की एक और ब्रांच खोलनी है दूसरे एरिया में। तो ब्रांच खोलने का जो प्लान है वो इन दोनों का होगा, इन दोनों मेंबर्स का। और बाद में जो ये 4 लोग हैं, ये वाले, ये 4, प्रोडक्शन इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस और एचआर डायरेक्टर, ये सब वहां पे देखेंगे कि वहां पे किन किन लोगों की जरूरत है। वहां पे प्रोडक्शन इंजीनियर की जरूरत है, मतलब ऊपर से अगर ऑर्डर आया कि हमें और बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, मतलब बड़ा बिग स्केल इंडस्ट्री है, इट्स नॉट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वहां पे मशीनरी इंजीनियर्स, वहां पे किन किन लोगों की जरूरत है वो एचआर देखेंगे। बाद में कितना फाइनेंस चाहिए हमें, कौन सी जगह है, एरिया कैसा है, अगर मतलब इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है कि नहीं, वो सब ये जनरल लेवल मैनेजर्स देखेंगे। और बाद में एग्जीक्यूशन करने का काम ये नीचे के लोग करेंगे, उसे नीचे के लोग, लोअर लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स।
इसमें हर एक डिपार्टमेंट होंगे अपने अलग अलग जो ये काम करेंगे। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, clear, sir. ओके फिर टाइप्स ऑफ No. प्लानिंग है, तो इसमें टाइप्स ऑफ प्लानिंग में टेबल 6.1 आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सबसे पहला है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर प्रिपेयर्ड। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स और एनलार्ज ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे वो प्रिपेयर होते हैं, और गोल्स जो जहाँ पे हमें पहुंचना है, हमारे कंपनी के गोल्स क्या है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टाइप का काम आता है। क्योंकि प्लानिंग के भी कुछ अपने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग में यही सब समझाते हैं कि प्लानिंग एक तरह का नहीं होता, बहुत सारे तरीके का होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स प्रिपेयर होते हैं ऊपर के लेवल के मैनेजर्स के द्वारा। और फिर लॉन्ग टर्म प्लान्स है, तो ये हम जैसे कि हमने सोचा है कि हम ब्रांच खोलेंगे, लेकिन ऐसे ही ब्रांच तो नहीं खोलेंगे ना, मतलब इट विल टेक टाइम, इट विल टेक आवर सेविंग्स, आवर मनी, आवर इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग टू प्रिपेयर आवर इन्वेस्टर्स। इफ अगर हमारी कंपनी पब्लिक है तो हमें ये सब फाइनेंस रेज करने के लिए टाइम लगेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। ये अपना एक ये आज मैंने जैसे प्लान किया है, मुझे एक ब्रांच खोलना है और मैंने कल खोल दिया, इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल टेक टाइम। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। और शॉर्ट टर्म प्लान हम ऐसा कह सकते हैं कि चलो ठीक है, छोटे छोटे गोल्स अचीव कर करके हम अपने बड़े गोल्स तक पहुंचेंगे। फिर फॉर्मल प्लान्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मल प्लान्स में मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आता है, रिक्वायर होता है। मतलब देखिए कोई भी एक प्लान फॉर्मली जब तैयार होता है, उसमें पहले तो क्या करते हैं फॉर्मल प्लान्स में, पहले एक मीटिंग रखते हैं, फिर डिस्कशन होता है, फिर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, रिटन ड्राफ्ट तो पहले लिखा जाता है, उस पर पूरा डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट डिबेट वगैरह, और एक फॉर्मल वे में होता है। इट्स नॉट एन इनफॉर्मल वे, इट्स टोटली फॉर्मल वे। और उसमें बाद में तब जाके दूसरों की साइंस लेके, दूसरे के ओपिनियंस लेके टॉप लेवल मैनेजर्स को तक ये पहुंचेगा, और बाद में हमें पता चलेगा कि ये प्लान एग्जीक्यूट हम करेंगे या नहीं। गाइस लेस देन अ मिनट है, तो आप इसके बाद यही लिंक ज्वाइन कर लीजिए, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, फ्री मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है इसलिए अभी यही लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप में। मैं 10 मिनट के बाद ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं ये मीटिंग रिकॉर्ड करूंगा, सो इट विल टेक सम टाइम। ओके ओके। तो आप यही लिंक फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, एक ही 2 या 5 मिनट के बाद। मैं 10 मिनट के बाद आऊंगा, क्योंकि मुझे मीटिंग रिकॉर्ड करी है मैंने, तो वो सेव करने में मुझे टाइम लगेगा, और बाद में मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। ओके तो बाद में 11 यही से कैन कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे। करते हैं। चलेगा कोई बात नहीं। ओके ओके ठीक। ओके थैंक यू।